अकरम खान साहब, रवीश मोमिन साहब, हाजी अब्दुल हमीद साहब और हैदराबाद से आए हुए मंदसी कायदीन अत्तर फारूकी साहब, मीनार साहब व दीगर कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर है और 18 तारीख को 5 बजे इंतखाबी सरगर्मियाँ इख्तिताम को पहुँचेंगी और 20 तारीख के दिन महाराष्ट्र की आवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और उस पसंद के उम्मीदवार के इंतखाब जो 20 तारीख को होगा, उसमें आप भी अपने हलक़े के अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। एक उम्मीदवार इंतखाब में आता है तो कई वादे, कई तयखुनात और कई उम्मीदों को जगाता है और इंतखाब होता है, इंतखाबात में कामयाबी मिलती है और उसके बाद सारे नहीं लेकिन बहुत सारे ज़रूर अपने वादों को भुला देते हैं। अवाम को जो तयखुन देते हैं उस पे पूरा नहीं उतरते और अवाम जो उम्मीद उनसे वाबस्ता करती है उस उम्मीद में उनको मायूस करते हैं। और ये इंतखाब 15वीं असेंबली का इंतखाब है, तो इससे पहले 14 इंतखाबात हो चुके और 15वीं असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान की तारीख पर अगर रोशनी डालेंगे तो हमको दिखाई देगा कि 1947 से लेकर आज तक कई पार्लिमानी इंतखाबात हुए, कई असेंबली के इंतखाबात हुए, कई बल्दियात के इंतखाबात हुए, कई ग्राम पंचायत और सरपंच के इंतखाबात हुए, कई ZPTC के इंतखाबात हुए और इतने बरस की आज़ादी के बाद भी आज हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा इंडिया अगर मसाइल से जूझ रहा है और हिंदुस्तान का शहरी परेशान है, मुसीबत का शिकार है, तो ये खुद बताता है कि अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने अपनी जिम्मेदारियों को बराबर नहीं निभाया। और अगर हम पूरी रोशनी अगर डालेंगे तो हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें एक फूल का नाम हिंदू है तो एक फूल का नाम मुसलमान है, तो एक फूल का नाम सिख है, तो एक फूल का नाम ईसाई है,
तो एक फूल का नाम पारसी है। इस मुल्क में कई मज़ाहब के मानने वाले रहते हैं और इस मुल्क को हर किसी ने अपनी कोशिश, अपनी मेहनत से न सिर्फ सजाया है बल्कि संवारा भी है। और अगर मुल्क आज हमारा हिंदुस्तान आजाद है तो हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आजादी में हिंदू ने भी कुर्बानी दी तो मुसलमान ने भी कुर्बानी दी, तो सिख ने भी कुर्बानी दी, तो पारसी ने भी कुर्बानी दी, ईसाई ने भी कुर्बानी दी। हर किसी ने मिलकर इस मुल्क को आजाद किया और हर किसी ने इस मुल्क की खुशहाली, तरक्की और इस मुल्क को आगे बढ़ाने का ख्वाब देखा और अपनी जानिब से जो कुछ होता था हर किसी ने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1947 से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि आज ये मुल्क जिन हालात से दो चार है, तो क्या इन हालात का मुकाबला किस तरीके से किया जाना चाहिए? अगर मैं हालात की बात करता हूं तो इस मुल्क का इस वक्त का सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो वो बेरोजगारी का है। क्या है या नहीं बताइए? इस मुल्क का दूसरा अगर कोई मसला है तो महंगाई का है। क्या है या नहीं? इस मुल्क का तीसरा अगर कोई मसला है तो किसानों की खुदकशी का है कि 10 साल में महाराष्ट्र के 20,000 किसानों ने खुदकशी की। इस मुल्क का चौथा अगर सबसे बड़ा मसला है तो हमारी मईशत को, हमारी इकोनॉमी को सुधारना। पांचवा अगर सबसे बड़ा मसला है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से जो पैसा मुल्क में आता है सनत के लिए, तिजारत के लिए, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, बल्कि जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क से निकलता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। अगर इसके बाद कोई मसला है तो इस मुल्क का औरतों के तहफ्फुज़ का मसला। आज आपको सुनकर हैरत होगी कि हर 15 मिनट में एक औरत का रेप होता है। हिंदुस्तान में हर 15 मिनट में रेप होता है। ये चीखने चिल्लाने की बात नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। वो जिसका रेप हो रहा है वो किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, हिंदुस्तानी बेटी है, हिंदुस्तान की मां है, हिंदुस्तानी की बहन है। यह भी एक मसला है। हर बात को मजाक में न लो, यह सबसे बड़ा मसला है। हिंदुस्तान के ये मसाइल हैं। हिंदुस्तान के अगर और एक सबसे बड़ा मसला है जिस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं करता हूं आज, सबसे बड़ा मसला है तो माइग्रेशन का मसला है। माइग्रेशन अंग्रेजी में माइग्रेशन का तर्जुमा करूं तो उर्दू में क्या है? लोग जो एक मुकाम से दूसरे मुकाम को हिजरत करते हैं, ये एक मसला है। क्या इस मजमे में यूपी के रहने वाले नहीं हैं, बिहार के रहने वाले नहीं हैं, जिनके आबा व अजदाद कहीं थे? आप बताओ, अगर मुझे नौकरी, रोजी रोटी, इत्मीनान, सुकून, खुशहाली, तरक्की
अगर मुझे मेरे गांव में मिल जाती तो मैं शहर का रुख क्यों करता? क्या यह बात सही है या गलत है? बताओ आप। हर किसी को अपना गांव प्यारा है, हर किसी को वो अपने गांव की लहलाती हुई खेतियां प्यारी है, हर किसी को अपने गांव की वो खुशबू प्यारी है, हर किसी को अपने गांव का सुकून प्यारा है, अपने गांव की मोहब्बत प्यारी है। अगर रोजी मिल जाती, रोटी मिल जाती, सुकून मिल जाता, इत्मीनान हो जाता तो कोई क्यों अपने आबा अजदाद के गांव की मिट्टी को छोड़कर शहरों का रुख करता? यह भी एक मसला। अगर गांव से शहर को आने का, हिजरत का, माइग्रेशन का है, तो एक और सबसे बड़ा मसला है जिस पर कोई बात नहीं करता, मैं आज उस पर भी बात करूंगा। वो ये है कि हर पढ़ा लिखा काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन आर्किटेक्ट, बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट, बेहतरीन पीएचडी डॉक्टर आज हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, यूके जाता है। आपने गूगल, आपके फोन पे गूगल रहता है शायद ना? गूगल मालूम ना आप लोगों को? मालूम ना? गूगल का हेड ऑफिस कहां है? अमेरिका में। और गूगल का हेड और गूगल के जिम्मेदार कुर्सियों पे कौन है? हिंदुस्तानी है। हमको नाज है उन पर, फख्र है उन पर। माइक्रोसॉफ्ट में डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल को क्यों गया? क्या हम गूगल जैसा ऑफिस, गूगल जैसा सॉफ्टवेयर या गूगल जैसी ताकतवर इदारा क्या हम हिंदुस्तान में नहीं बना सकते थे? अगर बनता और गूगल वाले जो उसको दे रहे हैं, अमेरिका जो उसको दे रहा है, अगर हिंदुस्तान में उसको सब कुछ मिलता तो वो क्यों अमेरिका जाता, क्यों यूके जाता, क्यों यूरोप जाता? क्या मेरी बात सही है या गलत है? आप बताइए। अच्छे अच्छे दिमाग मुल्क से चले जा रहे हैं, काबिल लोग चले जा रहे हैं, लोग गांवों को छोड़ रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ बात की जाती है तो क्या हिंदुस्तान का मसला हिंदू है? क्या हिंदुस्तान का मसला मुसलमान है? नहीं मेरे भाई, हिंदुस्तान के ये मसले, ये मसाइल। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल से बरसरे इख्तिदार है, तो 10 साल से क्या कर रहे हैं? सबसे पहला क्या था आपको याद होगा? लव जिहाद। सही है या गलत? घर वापसी, रामजादे, फुलांजादे, गाली है वो मैं देना नहीं चाहता। जेएसआर के नारे, मॉब लिंचिंग, थैली है, गोश्त है, बकरे का गोश्त है, नहीं बीफ है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ट्रेन में गोली मार रहे हैं। कसूर क्या? सुन्नत है, दाढ़ी है। कसूर क्या? सर पे टोपी है, पीट रहे हैं, मार रहे हैं। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का मसला बेरोजगारी, क्या लव जिहाद, घर वापसी से दूर होगी? क्या महंगाई रामजादे, फुलांजादे या जेएसआर के नारे लगाने से महंगाई कम होगी? मैं पूछना चाहता हूं, बीफ के नाम पर मारने पीटने से क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? आज आप बोलो, सिर्फ टारगेट है तो मुसलमान,
मुसलमान की दाढ़ी, मुसलमान की टोपी, मुसलमान की शेरवानी, मुसलमान का नाम, ट्रिपल तलाक, कानून। अब देखो निसाब, करिकुलम को बदल दो, तारीख को बदल दो। अरे करिकुलम को बदलो, ऐसा बदलो, ऐसा अच्छा बनाओ कि वो कोर्सेज जो लंदन में है, यूके में है, वो कोर्सेज जो ऑक्सफोर्ड में है, वो कोर्सेज जो कैम्ब्रिज में है, वो कोर्सेज जो हार्वर्ड में है, वो कोर्सेज को यहां पे लाओ। नौजवानों के डिग्रियों में ताकत दो। डिग्री है, पीएचडी है, लेकिन नौकरी नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे इल्म का जो रोजी न दे सके। लेकिन इनको उसकी भी फिक्र नहीं। और फिर नया शुरू हो गया बुलडोजर। सही है या गलत? बस कुछ हुआ, बुलडोजर ले जा रहे हैं, घर गिरा दे रहे हैं, बुलडोजर ले जा रहे हैं, मस्जिद गिरा दे रहे हैं, बुलडोजर ले जा रहे हैं। ये जरा कुछ हुआ बुलडोजर, अब नहीं मालूम। अब तक तो नोटिसें मिलती थी हमको, शायद वो दिन आएगा कि अकबर ओवैसी तकरीर न कर, अगर करेगा तो बुलडोजर तेरे घर पे भी आ जाएगा। आप बताइए, क्या बुलडोजर हमारा मसला है? हमारा मतलब मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका मसला है क्या? मैं पूछ रहा हूं, क्या है आप बताओ। चलो इससे दिल नहीं भरा, सीएए, एनआरसी, बताओ कहां से आए, किधर से आए, इधर से आए, उधर से आए, सब बताओ। अरे बाबा मैं यहीं था, मेरा बाप यहीं का, मेरा दादा यहीं का, मेरा परदादा यहीं का, सब यहीं के। नहीं, सताना, तवज्जो हटाना मसाइल से। फिर उसके बाद देखो यहां है पुलिस है, जलसे में भी लॉ एंड ऑर्डर का काम करते, मेहनत करते। मैं कानून बनाता, लेजिस्लेचर कानून बनाता, और मैं जब कानून बनाता हूं उस कानून को इंप्लीमेंट करती है तो पुलिस मेहनत से, कोशिश से, कुर्बानी से। आज पुलिस है, यहां पे है, मेरी हिफाजत, मेरी जान के लिए भी है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? पुलिस की कस्टडी में है और उसके बाद में एनकाउंटर होता है, क्या सही है? हाथों में हथकड़ी है, गोलियां मार दी जा रही हैं, तड़ 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 खत्म। क्या ये हमारे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर है? आप बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं मालूम कि कल को शायद मुझको भी पकड़ ले, हथकड़ियां डाल दे। मैं तो बीमार रहता ही हूं, मुझे भी दवा खाने को ले जाएंगे, शायद कोई आएगा और तर 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 गोली मार देगा, हम मर जाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तानी की जान जान नहीं है? बुलडोजर हो या पुलिस का एनकाउंटर हो, अरे अगर मैंने गुनाह किया, किसी और ने गुनाह किया, तो आप उसको अरेस्ट करो, आप उसको पकड़ो, आप उसको जेल में डालो, आप कानूनी कार्रवाई करो, पूरे सबूत इकट्ठा करो, गुनहगार के सबूतों को पेश करो, मुकदमा अदालत में जाएगा और अदालत की उस जज के कुर्सी पर बैठे हमारे जज साहब फैसला करेंगे कि ये कसूरवार है या बेकसूर है। लेकिन ऐसा मामला हो गया है, ना कोर्ट है, ना जज साहब है, ना फैसला है, बस पुलिस ही सब कुछ कर रही है, हुकूमत ही सब कुछ कर रही है। बुलडोजर चला गया। क्या हुआ? 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर के जरिए किसी के घर को नहीं गिरा सकते। 15 दिन की नोटिस लो, अगर गलत है तो जब कार्रवाई करो, वीडियोग्राफी करो, कोर्ट को इत्तला दो। आप बताइए, क्या हुक्मरानों का काम
हुकूमत करने का है, पुलिस का काम लॉ इन्फोर्समेंट का है, मैं लॉ मेकर, लॉ मेक करना मेरा काम है, और जजों का काम है, कोर्ट्स का काम है कि वो कसूरवार को सजा दे, बेकसूर को रिहा करे। क्या ये हो रहा है? कानून का इत्तलाफ हमारे पे ही। अब आप बताइए, यहां बैठे हैं बुजुर्ग, कई बुजुर्ग हैं, आपको मालूम होगा इनाम एबॉलिशन एक्ट आया था नहीं, जागीर एबॉलिशन एक्ट आया था, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया था, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट आया था। इंदिरा गांधी लाई थी। क्यों लाई थी? इसलिए लाई थी कि बड़े बड़े जमींदारों के पास सौ हजारों एकड़ थी, तो उनके पास से जमीन ले लेना। अफराद खानदान कितने हैं उनको गिनकर, कुछ कानून है मुझे सही याद नहीं, 2-2, 3-3 एकड़ छोड़ के मां बाकी जमीन हुकूमत ने एक्वायर कर ली थी, कि इसलिए कि बेजमीन हिंदुस्तानियों को वो जमीन दी जाए। क्या मिली? किसी गरीब को पट्टा मिला? किसी गरीब को 1 इंच जमीन मिली? नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज को मिली। और अब तो मोदी साहब अदानी को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ले बोलो, ये पोर्ट अदानी, ये एयरपोर्ट अदानी, ये बिल्डिंग अदानी, धारावी रीबिल्डिंग अदानी, ये अदानी, वो अदानी। शरद पवार और बीजेपी को बिठा के बात करवा रहे हैं, तो वो भी अडानी। अब अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो यहां बहुत लोग मेरी वीडियो ले रहे हैं, इसमें कोई भड़काऊ बात है? क्या मैं भड़का रहा हूं? क्या लड़ा रहा हूं? या लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर रहा हूं? अरे मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। मुझे नाज है मेरे मुल्क हिंदुस्तान पर, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं मुसलमान हूं और मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुझे हिंदुस्तानी होने पर नाज है तो मुसलमान होने पर फख्र है। फख्र है कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मुझे फख्र है, मेरे आका ने मुझे नफरत करना नहीं सिखाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई तालीम है तो वो मोहब्बत है, दिलों को जीतने की। रोजाना एक औरत कचरा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो मेरे आका ने मालूम करवाया कि क्यों कचरा नहीं फेंकी, तो पता चला कि वो बीमार है। तो फौरन उसके घर को चले गए, उसकी इयादत करे और पूछे कि तुम आज कचरा नहीं डाले मेरे रास्ते में, तो इसलिए तुम्हारे घर को आया। तुम्हारी पता चला कि तुम बीमार हो, तो कैसी है तबीयत तुम्हारी? तो उस गैर मुस्लिम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा। रसूलुल्लाह के इस चीज को देखकर मैं उनका मानने वाला। आज आप बताइए, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, शरीयत को खत्म कर देंगे, वक्फ एक्ट, वक्फ की जमीन को ले लेंगे। यहां भी कई है वक्फ के, दरगाह है ना हजरत की, दरगाह है हजरत की। अब क्या है जो मिस्टर मोदी जो कानून लाए हैं, उस कानून के हिसाब से दरगाह वालों को बताना है कि यह दरगाह है। पहले वक्फ कानून में क्या था? यूजर, वक्फ बाय यूजर। मतलब अगर दरगाह में कोई जा रहा है, फूल चढ़ा रहा है,
मस्जिद में कोई जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो वो नमाज और दरगाह के हिसाब से इस्तेमाल हो रही है, तो इस वजह से वो वक्फ हो जाती है। एंडोनमेंट में अगर कोई मंदिर है, वहां पे हिंदू भाई पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा की वजह से एंडोमेंट बाय यूजर हो जाती है। एंडोमेंट मतलब हिंदू एंडोमेंट, मगर आज हिंदू एंडोमेंट में यूजर रख रहे हैं, हिंदू एंडोमेंट बाय यूजर है, बाय वर्शिपर है, लेकिन वक्फ में नहीं। कागज लाके बताना, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बताना, वो बताना, ये बताना, जैसा सीए एनआरसी में बोले ना, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वैसे ही सब लाना। अगर नहीं लाए तो नहीं है। अच्छा, अगर पूरे कागजात है भी आपके पास तो क्या है मालूम? अगर कोई रास्ता चलने वाला बोल ले कि ये हजरत की दरगाह नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद नहीं होती है, और ये दरगाह की जमीन नहीं, ये मस्जिद की जमीन नहीं है, बोल के कागज पे लिख के दे दिया, कंप्लेन कर दिया। जैसा पुलिस वालों के पास एफआईआर होता है ना, एफआईआर जाके ऐसा कंप्लेन दिए, एफआईआर में जो हुआ लिख दिए। अब कोई जाके अगर कंप्लेन दिया कि ये जमीन दरगाह की नहीं, उसकी नहीं, तो फौरन कलेक्टर साहब उस जमीन को डिस्प्यूट बोल देंगे, मुतनाज़े बोल देंगे, और उस जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे जब तक कि इसका फैसला नहीं हुआ। क्या ये इंसाफ है? आप बोलो, बताओ। आप शरीयत को खात्मे के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे भाई मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म मतलब सबसे बराबर। जब आदिवासी और ट्राइबल लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल नहीं होंगे, उससे मुस्तस्ना रहेंगे, तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से हुआ? एक्सा सिविल कोड कहां से हुआ? बोल रहे हैं कि एक्सा कानून, एक्सा सिविल कोड ला देंगे, सबके लिए एक्सा होगा। ठीक है, तो सबके उसमें आदिवासी ट्राइबल को क्यों निकाल दिए? सबको रखना था। क्या जरूरत यूनिफॉर्म सिविल कोड की है या यूनिफॉर्म सोच की है, यूनिफॉर्म तरक्की की है, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की है, यूनिफॉर्म जस्टिस की है, यूनिफॉर्म इंसाफ की है? आप मुझे बताओ, मेरी बात सही है या गलत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो? क्या आपकी सोच में यूनिफॉर्मिटी है? आपके तहरीर में यूनिफॉर्मिटी है? आपके काम में, इक़दाम में यूनिफॉर्मिटी है? अरे कम से कम पहले तो नारे देते थे, करे तो कुछ नहीं, पहले तो नारे देते थे। अब तो ना नारा है ना काम है। पहले एक नारा दिए थे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सबका विश्वास मिला, सबका विकास हुआ, सबका साथ हुआ? नहीं हुआ। आपने अपने विश्वास से महरूम रखा मुझको, अपने विकास से महरूम रखा मुझको, अपने साथ से महरूम रखा मुझको। तुम तो आज बांट रहे हो। आज 2 दिन पहले साबिका चीफ मिनिस्टर, मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं, बार बार, वोट जिहाद, वोट जिहाद। इससे पहले बोले थे, इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाई और कहा कि ऐसे नहीं बोल सकते। आज इतना मजमा है, इतने लोग मुझे सुनने आए, जरूरी नहीं है कि यहां जितने लोग हैं मुझे वोट दे। आप किसी को भी दे सकते, आपका हक है, आपका इख्तियार है, आपका फैसला है। मैं अगर तकरीर कर रहा हूं तो मैं अपनी सोच, अपनी फिक्र
अपने इरादे, अपने मंसूबे, अपने दुख, अपने दर्द को बयान करते हुए आपके दिलो दिमाग पर एक बोझ डालते हुए आपके दिलों को जीत कर आपको मजलिस के करीब लाने की कोशिश कर रहा हूं। और जरूरी नहीं है कि हर कोई मुझे दे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वोट जिहाद? क्या इन पे कोई कानून नहीं, इन पे कोई मुकदमा नहीं, हम पर है? क्यों? मेरा नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं, इसलिए कि मैं मोदी योगी या किसी और से डरता नहीं हूं, इसलिए नहीं डरता कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। जब मैंने कलमा पढ़ लिया है तो अपने आप को फरोख्त कर दिया है। अल्लाह उसके रसूल के नाम पर दुनिया की कोई ताकत मुझे न खरीद सकती है, न डरा सकती है। क्यों डरूं? अरे मरना तो बड़ा है, किसी को आगे किसी को पीछे मरना है। आज से 13 साल पहले या 14 साल पहले मुझे 3 गोलियां मारी गई, 3 गोलियां। ये पेट में 40 मरतबा मारा गया था, ये हाथ पे 20 मरतबा, मेरे गुर्दे को गोली लगी, मेरे पित्ते को लगी, मेरे अंतड़ियां फट गए। मेरे पास सिर्फ यहां से यहां तक इतने ही अंतड़ियां हैं, अंतड़ियां नहीं है। लोगों ने कहा कि ये तो मर गया। मेरी मौत उस दिन मुकर्रर नहीं थी, इस वास्ते 3 गोलियां, तलवार, चाकू, कुड़ाड़ी, सत्तूर भी मुझे मार नहीं सकी। नहीं थी मौत। हर रोज सोचता हूं कि न जाने वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता है, जो मुझे हयात है। अगर आज सोचूं तो यही समझ में आता है कि शायद भिवंडी के मेरे प्यारे भाइयों से मिलना था, मुलाकात करना था, और आज के दिन आपसे खिताब करना था। शायद इसलिए जिंदा, शायद इसलिए जिंदा। अल्लाह के फैसले अल्लाह जाने। मगर मेरे भाई, मैं जो बात कर रहा हूं, क्या ये बात सही है या नहीं? मैं जानता हूं कई लोग अकबरुद्दीन ओवैसी की फर 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 तकरीर सुनने आए हैं, लेकिन याद रखो, अगर किसी कौम की क़यादत करनी है तो बेशक कौम को बेदार करने के लिए जोश की जरूरत होती है। लेकिन आज ये जिंदा लोगों के इस सरों के समंदर को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि जोश जिंदा है, हमारी कौम बेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब जोश जिंदा है, कौम बेदार है, तो जरूरत किस चीज की है? होशमंदी की। अगर जोश होश से मिल जाए तो मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे, कामयाबी वो कामरानी के साथ। और बहुत से लोग बहुत से जाले डाल के भी खड़े हैं यहां पे, समझे? बहुत है ऐसा, यूं जाल डाल के है। अरे कमजोर जाले में फंस जाता है, ताकतवर जाला तोड़ के निकल जाता है। मैं किसी के जाल में फंसने वाला नहीं हूं। क्या चूड़ी है, तोता है, मैना है, कबूतर है? नहीं,
मेरे बाप का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। सलाहुद्दीन ओवैसी की औलाद हो, चूड़ी का बच्चा नहीं हो कि फेंकेंगे फंस जाऊंगा। वो दौड़ गया, अब हम फेंकेंगे और तुमको फंसाएंगे। हम फंसने वालों में से नहीं। आज आप बताइए कि क्या है। आज मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस है, यहां पे बीजेपी है, सब पार्टियां, हर एक को हक है इंतखाब लड़ने। कांग्रेस है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी है। सही है ना मेरी बात? चलिए, अब उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी है, उनकी भी एक आइडियोलॉजी। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? उनके हीरो कौन है? वीर सावरकर। वीर सावरकर उनके हीरो। उनके हीरो गोलवालकर, उनके हीरो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। मुझे कोई एतराज नहीं, हर एक का इख्तियार। अब आप देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी भी है, उनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म। कम्युनिस्ट है, यहां पढ़े लिखे लोग हैं, कम्युनिस्ट है, कार्ल मार्क्स को मानते हैं वो लोग। सही है ना? मार्क्सिज्म को मानते हैं। वैसे ही हर एक की अपनी अपनी है, हर एक की अपनी अपनी। वैसे ही हिंदुस्तान में हर एक की जमात है। बहुजन समाज उनकी एक पार्टी, यादव है उनकी एक पार्टी, हर एक की रेड्डी है उनकी पार्टी, राव है उनकी पार्टी, पाटिल है उनकी पार्टी, लिंगायत है उनकी पार्टी, सबकी पार्टी है। सब हिंदुस्तान के सियासी शोर-ओ-गुल में बहुत सी आवाजें हैं, सबकी आवाजें हैं, लेकिन बताओ दिल पे हाथ रखकर मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम्हारी आवाज सिर्फ मजलिस है या नहीं है? बताओ, है या नहीं? अच्छी होंगी, बुरी होंगी, छोटी होंगी, कमजोर होंगी, कुछ भी होंगी, कम से कम आवाज तो है ना, उठती तो है ना, पुकारती तो है ना, चीखती तो है ना। और कोई है तो बताओ, है तो बता दो, मैं चला जाऊंगा। अपनी कुर्सी, अपना ओहदा, अपनी शेरवानी, अपना जज्बा, अपना जुनून, अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपना नाम, सब कुछ उसके हवाले करके चला जाओ। वो जो नहीं है उसके लिए आया हूं। अब लोग सवाल करेंगे, राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी है, गांधी की आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है, सोशलिस्टों की आइडियोलॉजी है, गांधीयों की आइडियोलॉजी है। अकबर ओवैसी साहब, आपके हीरो, आपकी आइडियोलॉजी क्या? पूछेंगे ना? पूछेंगे ना? देखो भाई, कोई भगवान रामचंद्र जी को मानता है, कोई गुरु नानक को अपना हीरो मानता है, उनको मानता है, कोई ईसा मसीह को अपना हीरो, उनको मानता है, तो कोई भगवान राम को मानते हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी, मेरे हीरो कौन है मालूम? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हीरो हैं। और मेरी आइडियोलॉजी, मेरे रसूल की तालीम, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत के जरिए सबको करीब लाओ। पड़ोसी भूखा है लेकिन गैर मुस्लिम है तो पहले उसके भूख को मिटाओ। अगर कोई यतीम है तो सर पर हाथ रखो। मेरे आका की तालीम है कि बेवा की मदद करो। मेरे आका
और मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है, और जिस शरीयत को तुम खत्म करना चाहते हो उस शरीयत में भी है कि जिस मुल्क ने तुमको रोजी दी, रोटी दी, तुम्हें इज्जत दी, तुम उस मुल्क की मिट्टी से वफादारी भी करना। ये मेरे आका की तालीम है। ये है मेरे पास। मगर आप बोलो शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, उद्धव सेना शिंदे से, एनसीपी के दो टुकड़े हो गए ना, एक पवार, शरद पवार, एक अजीत पवार, शरद पवार, अजीत पवार, शिंदे सेना, उद्धव सेना, कांग्रेस, बीजेपी, सब आ सकते हैं, सब इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते तो ओवैसी भाई नहीं लड़ना, मजलिस नहीं। आप बोलिए, आइडियोलॉजी है ना। वीर सावरकर की आइडियोलॉजी है, जिसको गांधी नहीं मानते। तो फिर आज सावरकर की सोच, सावरकर की फिक्र गांधी से मिल गई। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हमारे चौकीदार बोले थे, नहीं समझे? अरे 5 साल पहले एक पुराना चाय वाला चौकीदार बन के आया था, भूल गए? आया था। अब बोलेंगे कि जो है अकबर साहब चाय वाला बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे, ये हकीकत है कि मेरी जमहूरियत की खूबसूरती देखो, मेरी जमहूरियत की ताकत देखो, बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखो कि एक चाय वाला वजीर आजम बना है। बने, ये बाबा साहब अम्बेडकर की दस्तूर की है। 5 साल पहले क्या चौकीदार नहीं बन गए? अरे जब तक चाय बनाते थे तो चाय भी सही नहीं बनाए, नहीं बनाए। बनाते होते तो चाय की दुकानें भर जाती थी। मगर मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह, हर चाय वाले का नसीब उस चाय वाले जैसा करो। आमीन बोलो। हाँ, चाय बनाना बुरी बात नहीं है। कड़क चाय, नरम चाय, चाय की केतली, चाय का पानी बोलना गलत बात नहीं है। नहीं है मेरे भाई, नहीं है। और क्या चौकीदारी करे, वाह। आप अंदाजा लगाओ, 1,40,000 करोड़ रुपया लेके विजय माल्या, मोहिल चौकसी और नीरव मोदी और कई लोग भाग गए ना। किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, गरीबों की गुर्बत दूर नहीं करेंगे, गरीब को रहने को घर नहीं देंगे, गरीब को घर बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे, गरीब को नौकरी नहीं देंगे, गरीब की महंगाई कम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हाँ बोलो। तो अब मेरी बात भड़काऊ है, मैं नफरत पैदा कर रहा हूं। आप बताइए आज क्या है? अरे इनको आईना दिखाने वाला कोई नहीं है, हम दिखाते हैं इसलिए हम बोले हैं। और इनके भक्त बहुत हैं, मोदी भक्त बहुत हैं, बहुत हैं, बोलते हैं ऐसा मोदी भक्त। अरे रोज टीवी खोलो, मैं टीवी देखना छोड़ दिया जब से महाराष्ट्र आया ना, टीवी देखना बंद कर, क्योंकि मुझे मालूम है कि टीवी में ना स्पोर्ट्स आएगा, ना क्रिकेट आएगा, ना फुटबॉल आएगा, ना वो टाइसन की बॉक्सिंग हुई ना कल, हुई ना वो आता है, कुछ नहीं आता। देखो
टीवी खोलो, अभी भी जाके खोलो तो क्या मिलेगा? ओवैसी 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 ओवैसी, बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी, बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी, ओवैसी 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 ओवैसी। अरे ओवैसी मसला है मुल्क का। बेचारे पुलिस वाले भी नहीं, ओवैसी साहब आए जल्दी चलो दे दो हूं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे। मगर आप बताओ, आज असल मसलों से तवज्जो हटा दो, महंगाई से हटा दो, क्या आलम है बताओ। यही मिस्टर मोदी बोले थे ना, यही मिस्टर मोदी मनमोहन सिंह को बोले थे, मिस्टर मनमोहन सिंह आपकी उम्र से ज्यादा डॉलर हो गया। मोदी साहब की उम्र क्या है? 80 साल। हाँ? अच्छा 70 साल है बोलो। गुड। डॉलर डॉलर 84.44। वाह मोदी, डॉलर 10 साल बड़ा हो गया। वाह वाह वाह। अब ये मजाक जो हम उड़ाते ना, तकलीफ होती, कोई नहीं बोलता इनको, कोई नहीं बोलता। ये दोनों भाई बोलते हैं, अरे अभी तो बहुत कम बोल रहा हूं, 23 तारीख को आऊंगा, जीतने के बाद और बोलूंगा, बहुत बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि जिंदगी में किसी ने नहीं सुना होगा, इतना बोलूंगा। कानों के कीड़े फड़ा दूंगा, मैं फड़ा दूंगा, इतना बोलूंगा। मगर मैं बोलूंगा तो मेरे हिंदुस्तान की मोहब्बत में बोलूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत में बोलूंगा, मुल्क की खुशहाली के लिए बोलूंगा, बेरोजगार नौजवानों के लिए बोलूंगा। और कोई माने या ना माने, आज चाइना नंबर 1 ताकतवर हो गया ना। मेड इन चाइना के कई चीजें आती हैं ना, क्यों आती हैं? उनका पॉपुलेशन उनकी ताकत है, उनकी आबादी उनका ताकत है। हिंदुस्तान में भी उसके बराबर की आबादी है, तो फिर वो ताकत क्यों नहीं बनती? क्योंकि इनको चाय से फुर्सत नहीं, लव जिहाद से फुर्सत नहीं, चाय की केतली से फुर्सत नहीं, घर वापसी से फुर्सत नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए, लेकिन मुसलमान बच्ची को कॉलेज जाने से रोकते। सही है? अरे आप बताओ क्या है? अरे बाबा, औरत को क्या चाहिए? सस्ता चावल, सस्ती दाल, सस्ता आटा, सस्ती तरकारी, सस्ती गैस, सस्ता केरोसिन। सही है ना? हम मर्द तो घूमते फिरते घर जाते, खाना क्या बना निकालो। सही है ना? अरे महंगाई कम कर बाबा, महंगाई कम नहीं करेगा, ना दाल कम, ना चावल कम, ना तेल कम। बोला तो बोला, क्या बोला? मंगलसूत्र खींच ले भाई। आप बोलो 2 गाय है तो 1 गाय। अरे क्या मेरी हिंदू बहन, मेरी हिंदू माँ, मेरी हिंदू बेटी क्या कमजोर है? कोई भी आएगा मंगलसूत्र खींच लेगा, चले जाएगा? अरे कोई नहीं खींच सकता। अगर कोई खींचने आएगा तो ये मुसलमान भाई हिंदू बहन के पास जाएगा और उसके मंगलसूत्र की हिफाजत करेगा, क्योंकि उनका भाई जिंदा है। क्या ये भी भड़काऊ है? इस पे भी मुकदमा। अब आप देखो, आप बोलते ना कि गालिब का अंदाज़े बयां ही कुछ और, तो वैसे ही
अकबर का अंदाज़ बयां कुछ और है। आज जो बोलना है बोल रहा हूं ना, जो समझना है समझ रहे ना, मगर याद रख लो, मैं अपनी कौम का गुलाम हूं, अपनी कौम के दर्द को लेकर आया हूं, अपनी कौम की तकलीफ को लेकर आया हूं, अपने मुंतशिर कौम को मुत्तहिद करने के लिए आया हूं। मैं अपनी कौम के हाथों का खिलौना बनने तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम को तबाह करने वालों का हथियार नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। हमारे मराठे भाई लड़ रहे हैं ना। झरंगे पाटिल बेहतरीन लीडर, मेरा पूरा ताउन झरंगे पाटिल और मराठा समाज के साथ है, उनके कॉज के लिए मैं पूरा साथ दूंगा। आप भी साथ देंगे ना? जोर से बोलो, साथ देंगे ना? झरंगे पाटिल ने क्या कहा? मुसलमानों को डराना और मारना होता तो हमारे हाथों में लट देकर पिटवाते थे, मारने लगाते थे और उनको डराते थे। ये मैं नहीं कह रहा, झरंगे पाटिल ने कहा। अब आज बताओ, आप बताओ, आज सबकी बात कर रहे हैं। मिस्टर मोदी, तुमने हमको कुछ नहीं दिया, ठीक है, 70 बरस से कुछ नहीं मिला, अब तुम नहीं दिए तो क्या होने वाला है? क्या 70 बरस से खत्म हो गए, मर गए, मिट गए, फना हो गए, कोई मिटा सका? 50,000 फिसाद हुए, हम मिटे नहीं, हम डरे नहीं, हम खत्म नहीं हुए, हम वफादार थे, है और रहेंगे। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर है। इस मुल्क पे माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना हक सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, हम भी उस मुल्क के उतने ही शहरी हैं जितना कि इस मुल्क का शहरी मोदी है, गांधी है, पवार है, ठाकरे है, उतना ही अकबर ओवैसी भी इस मुल्क का शहरी है। अब इंतखाबात आ गए, कांग्रेस का कैंडिडेट है ना, अंदर क्या पहनता है भाई? हाँ, अच्छा मालूम आपको? शिंदे का वो भी वही है ना वही? अच्छा वो छोटा है। हाँ, अब फुल पैंट भी आ गया, फुल पैंट भी आ गया ना, पहले हाफ था, फुल आ गया, सही है। अब इन सब में 1, 2, 3 पूरे वहीं के, उसमें एक तो अपना है ना, है ना? तो अपने का साथ दोगे ना, उसकी हिम्मत बनोगे ना? खुदारा समझो मेरी बात को, समझो। हमारी आवाज होनी चाहिए, हमारे नुमाइंदे होने चाहिए। यहां जो लोग हैं नहीं ठहरे रहिए, अभी वक्त है, वक्त है। आपको भी बोल रहा हूं, ठहरे रहिए, सब ठहरे। अभी 2 मिनट है, अभी 2 मिनट है। अपनी कौम को बेदार करने के लिए, अपने कौम के मुर्दा दिलों में जिंदा ईमान फूंकने के लिए, अपने कौम को मुनज़्ज़म करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए 2 मिनट भी काफी है। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। ये ऐसी सियासत है, कौन कहां जाने वाला है नहीं मालूम। ये कांग्रेस के जो सदर है ना, क्या नाम?
कांग्रेस के जो मौजूदा यहाँ महाराष्ट्र के सदर है, 9 बरस बीजेपी में थे, 9 बरस के बाद आए, नहीं मालूम इलेक्शन के बाद कितनों को लेके कहां चले जाते, नहीं मालूम पवार कहां जाते की, नहीं मालूम शिंदे कहां जाता की, नहीं मालूम उद्धव कहां जाता की। कोई भी कहीं भी जा सकता है। इन सब जाने वालों में एक है जो कहीं नहीं जाएगा। जीतने के बाद अल्लाह के घर जाएगा। सब्ज गुम्बद वाले, कमली वाले, मोहसिन इंसानियत मदीने को जाएगा। मेरा हक है ना, देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। नारे